नमस्कार बच्चों। बेटा 10+1 का हम एक चैप्टर कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और उस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम हमने पढ़ा, सेकंड लॉ हमने पढ़ा, F=ma फार्मूला हमारे पास आया, थर्ड लॉ हमने पढ़ा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, वो हमने पढ़ा, और कुछ एप्लीकेशन जो थी इससे रिलेटेड, ये जो हमारा न्यूटन्स के लॉ है, तो उसमें एक तो हमने कर ली थी हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, और दूसरी बेटा हमने कर ली थी एक पुली प्रॉब्लम जो थी वो हमने कवर कर ली थी। अब इसी को आगे जब लेके जाते हैं तो एक आगे टॉपिक और आता है एप्लीकेशन से ही रिलेटेड, उसको बोलते हैं अपीरेंट वेट ऑफ मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। जब हम लिफ्ट के अंदर बैठते हैं ना, लिफ्ट आपने देखा होगा, लिफ्ट में बैठते हैं तो जो लिफ्ट ऊपर जाती है, नीचे जाती है या फिर टूट जाती है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस जो आएंगे वो हम न्यूटन्स लॉ से निकाल सकते हैं। वेट जो है वो बढ़ेगा या वेट जो है वो घटेगा, वेट या कांस्टेंट रहेगा या फिर जीरो हो जाएगा, वो सारा का सारा हम न्यूटन्स के लॉ से पढ़ लेंगे। कौन सी एप्लीकेशन के अंदर? थर्ड एप्लीकेशन के अंदर। क्लियर? तो इसमें देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि एक लिफ्ट है, ये वाली लिफ्ट, ठीक है, ये आपके पास बेटा एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट के अंदर एक मेन है, ये वाला मेन है, ठीक है ना। अब मेन जो होता है उसका वेट, मास होगा, मेन होगा तो उसका वेट कहाँ एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसको मेंटेन रखता है ऊपर कौन? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। अब पहले केस में हम मान लेते हैं कि ये जो लिफ्ट है ना, ये कहाँ जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें ये पता है बेटा, ऊपर आर भी एक टाइप की फोर्स होती है, वेट भी एक टाइप का फोर्स होता है। इट मीन आर मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी। आर किससे बड़ा होगा? एम जी से। तो आर एम जी से बड़ा है तो किस फोर्स से ऊपर जाएगा? आर माइनस एम जी इज इक्वल टू फोर्स, और वो फोर्स क्या होगी? एम ए। फोर्स में से फोर्स जाएगा तो फोर्स से आएगा। तो आर हमारे पास क्या हो गया? आर हो गया एम ए प्लस एम जी। तो एम को कॉमन निकाल लेंगे, ए प्लस जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका वेट। अब रियलिटी में आदमी का वेट कितना है? इतना। अब जो वो ऊपर जा रहा है तो वेट में कितना ऐड हो गया? एक्सेलरेशन जिससे वो ऊपर जा रहा है वो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ऐड हो गया, तो अपीरेंट वेट इंक्रीज हो जाएगा जब वो ऊपर जाएगा। इंक्रीज इन अपीरेंट वेट ऑफ मैन का अपीरेंट वेट बढ़ जाएगा। क्लियर? सेकंड क्या है बेटा, अगर ये क्या करता, ये वाला लिफ्ट और इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट इसका नीचे की तरफ कहाँ जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड जाएगा तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? एम जी ग्रेटर देन आर होगा, डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अपवर्ड फोर्स। तो एम जी बड़ा है, आर छोटा है, तो एम जी में से आर माइनस करेंगे, हमारे पास एक फोर्स आएगी एम ए। एम इज द मास ऑफ मैन, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम। तो यहाँ से माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम ए माइनस एम जी, और आर किसके बराबर हो जाएगा? एम जी माइनस एम ए। एम को कॉमन निकालोगे, जी माइनस ए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अपीरेंट वेट। कौन सा वेट? अपीरेंट वेट। तो अपीरेंट वेट बढ़ा या घटा? माइनस हो रहा है तो ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसके बाद तीसरा जो केस है बेटा इसका, थर्ड केस, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट क्या हो? रेस्ट में, यानी एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो। लिफ्ट
रेस्ट में होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या वो कौन से एक्सेलरेशन से मूव करे, यूनिफॉर्म मतलब चेंज ना हो। तो जब चेंज नहीं होगा, चाहे वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, या फिर एक्सेलरेशन उसका 0 होगा, रेस्ट पे होगी, तो उस टाइम लिफ्ट देखिए, ये लिफ्ट है, ये इसके अंदर एक मेन है। अब ये ए इसका कितना है 0, आर एम जी, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा ये, एम जी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम जी के बराबर। क्लियर है ना। तो ये कब था, जब ये क्या था, ये रेस्ट पे था या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। इसके बाद इसका फोर्थ केस है बेटा, अगर क्या हो ये रस्सी जो है ना ऊपर से लिफ्ट टूट जाए, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। इसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। जब फ्री फॉल होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के। तो जब डाउनवर्ड ही आएगा, टूट जाएगा, तो ऊपर तो जाएगा नहीं। तो यहाँ से हमारे पास R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए था, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो R किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इस कंडीशन को वेटलेसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेटलेसनेस कंडीशन बोलते हैं। तो ये न्यूटन्स लॉ की बेटा हमने थर्ड एप्लीकेशन जो है वो पढ़ दी है। और इसकी कौन सी प्रॉब्लम है, ये लिफ्ट प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम। और इसी से रिलेटेड अब हमारे तीनों एप्लीकेशंस न्यूटन से लॉ से रिलेटेड हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आगे जो टॉपिक है वो कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम किसको पढ़ेंगे, देखिए हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक को, जो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंटम को हमने किससे लिखा था, P से लिखा था। किससे लिखा था, P से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, द लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम हम पीछे पढ़ गए हैं, उसी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन isolated system. The linear momentum of an isolated system remain conserved. आइसोलेटेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, कंजर्व्ड होता है। कंजर्व मतलब कांस्टेंट होता है, इनिशियल जो है वो फाइनल के बराबर होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। आपने सुना होगा रिकॉइल ऑफ गन के बारे में। किसके बारे में, रिकॉइल ऑफ गन के बारे में आपने सुना होगा। तो रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है बेटा, देखिए ये आपके पास गन है, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, गन तो देखी होगी, नहीं देखी तो देख लीजिए। इस टाइप की एक गन है, ये गन, ये इसका ट्रिगर होता है। गन का क्या होता है, ट्रिगर। तो इसके अंदर ये एक बुलेट होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, एक बुलेट, ठीक है। एक गन है, उसके अंदर बुलेट है, ट्रिगर है, एवरीथिंग है। तो इसमें हम मान लेते हैं लेट कैपिटल M मास ऑफ गन। कैपिटल N क्या है, मास ऑफ गन। स्मॉल m मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट। अब क्योंकि इनिशियली ये किस पे है, रेस्ट पे है, इनिशियली एट रेस्ट, हमने उसको फायर नहीं किया, तो इन दोनों की वेलोसिटीज़ क्या होंगी, वेलोसिटीज़ इनकी क्या होगी, 0। तो वेलोसिटी 0 होगी तो इनका इनिशियल लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ गन का मास इनटू में गन की वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास इनटू में बुलेट की वेलोसिटी
दोनों क्या है, जीरो। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर आ गया, हम लिख देंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगाया, हमने लगाया और उसी फोर्स से क्या हुआ, बुलेट आगे की तरफ चला गया। जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो गन थोड़ा सा पीछे की तरफ आती है, जैसे ही हम इस पर ट्रिगर दबाते हैं तो थोड़ा सा पीछे आती है। जिस फोर्स से ये पीछे आती है उसी फोर्स से बुलेट आगे की तरफ जाता है। तो फाइनली जब हमने इसको फायर किया, जब हमने बुलेट को क्या किया, गन से फायर किया, तो क्या हुआ, उस टाइम मोमेंटम निकाल लीजिए। तो उस टाइम का जो मोमेंटम होगा वो कौन सा होगा, फाइनल मोमेंटम। कौन सा होगा, फाइनल मोमेंटम। अब क्या होगा, गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम। गन का मोमेंटम मास ऑफ गन इनटू में वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये बेटा आपके पास क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम। क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम। क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो बेटा इनिशियल मोमेंटम is equal to final momentum. Initial momentum is equal to 0 and final momentum is equal to mv plus small m small v. तो यहाँ से mv is equal to minus small mv and v is equal to minus small m small v by capital M. तो ये जो वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी किसकी आ गई, वेलोसिटी ऑफ गन आ गई। किसकी आ गई, वेलोसिटी ऑफ गन। इसी को बेटा बोलते हैं रिकॉयल ऑफ गन। क्या बोलते हैं इसको, रिकॉयल ऑफ गन बोलते हैं। और ये भी न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड है और ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो था वो हमने निकाल लिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने बेटा ये निकाल लिया। क्लियर है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको ये टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कई बार ना ये बॉल का एग्जांपल भी ले लेता है। किसका एग्जांपल लेता है, बॉल का एग्जांपल। तो एक बॉल आपके पास ये वाली है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1 है। मान लीजिए ये m1 मास वाली बॉडी u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है और यहाँ पे m2 मास वाली बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u2 से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो बेटा इनका इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस सेकंड बॉडी m1 u1 प्लस m2 u2। ये हमारे पास कौन सा मोमेंटम आ गया, इनिशियल मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम है ये, इनिशियल मोमेंटम। क्लियर। अब क्या होगी, ये बॉडी टकरा गई, m1 और m2 बॉडी क्या हो गई, टकरा गई। टकराने को बोलते हैं बेटा कोलिजन। और कोलिजन को इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये जो कोलिजन है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसमें लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो ये टकराने के बाद पहली बॉडी का मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। क्या हो जाएगी, v1। दूसरी बॉडी का मास तो सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो अभी इनका फाइनल मोमेंटम भी आप निकाल लीजिए। तो फाइनल मोमेंटम जो होगा बेटा इन बॉडीज़ का, वो पहली बॉडी का मास इनटू में वेलोसिटी प्लस दूसरी बॉडी का मास इनटू में दूसरी बॉडी की वेलोसिटी। ये फाइनल मोमेंटम आ गया। ये कौन सा मोमेंटम आ गया आपके पास, ये बेटा आपके पास फाइनल मोमेंटम आ गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है आगे आपका, थोड़ा सा रिलेशन है लेकिन है थोड़ा सा डिफरेंट। अब वो क्या है देखिए, उसको बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको बोलते हैं इम्पल्स।
उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इम्पल्स। अब इम्पल्स को किससे लिखते हैं? जे से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जे से। एक्चुअल में इम्पल्स होता क्या है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। क्या होता है ये? फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है, यानी J इज इक्वल टू एफ इंटू में टी। J इज इक्वल टू एफ इंटू में टी। अब F का यूनिट क्योंकि न्यूटन होता है, इसका क्योंकि सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड क्या हो जाएगा? इम्पल्स का यूनिट हो जाएगा। और डायमेंशनल फार्मूला F का mL/t-2, टाइम का T mL/t-1 होता है। तो हमने पीछे मोमेंटम में भी किया था, पीछे किस में किया था? मोमेंटम में भी। उसका फार्मूला भी mL/t-1 आया था, इसका फार्मूला भी mL/t-1 आया था। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों। तो बेटा ये हमारा मोमेंटम का फार्मूला भी यही आया था। अब हमें ये भी पता है कि जब फार्मूले सेम हो तो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी लगभग सेम ही होती है, तो हम लिख सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम हम लिख सकते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? तो यहाँ से ऐसे भी लिख दिया जाता है इम्पल्स को कि J इज इक्वल टू एफ इंटू में डी टी। एफ इंटू में डी टी लिख दिया जाता है। तो हमने एक न्यूटन का लॉ पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था? F इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। तो यहाँ से F इंटू में डी टी इज इक्वल टू डी पी। तो F इंटू में डी टी, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? J इज इक्वल टू एफ इंटू में डी टी किसके बराबर है? डी पी के। किसके बराबर है? डी पी। यानी J इज इक्वल टू डी पी का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। यानी इम्पल्स जो होती है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। किसके बराबर होती है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा ये। आगे हम इसका दूसरा पार्ट आगे वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि इस चैप्टर के अंदर हमने एक तो इनर्शिया पढ़ लिया है, एक हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है, हमने न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ लिया है, हमने मोमेंटम पढ़ लिया है, लीनियर मोमेंटम जिसको बोलते हैं, हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ लिया है, हमने इनकी कुछ एप्लीकेशंस थी वो हमने पढ़ ली हैं, और आज हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमने पढ़ा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा। हमने रिकॉयल ऑफ गन पढ़ा, और अभी हमने इम्पल्स पढ़ा। तो ये जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए एप्लीकेशंस में क्या है। पहली एप्लीकेशन है इम्पल्स की। एक क्रिकेट का प्लेयर होता है। क्या होता है? क्रिकेट का प्लेयर। अब क्या होती है? ये बॉल है, जैसे ये बॉल है, ये हम ऐसे बॉल हमारे पास आई और हमने हाथ को यहीं रखा, हमने हाथ को यहीं रखा। एक बॉल थी, मान लीजिए ये बॉल थी, ये हमारे पास आई, हाथ को हमने यहीं पे रखा, तो इसके ऊपर ये जब टकराता है, बॉल आ रही है, हम हाथ को यहीं रख के उसको कैच करते हैं, तो उसमें चोट ज़्यादा लगती है, हार्ट उसमें ज़्यादा होता है। क्यों होता है? देखिए
और एक क्या करते हैं, हम बॉल ऐसे नीचे आ रही है, ऐसे हम हाथ को इसके साथ नीचे ले जाते हैं। तो जैसे हाथ को नीचे ले जाएंगे तो रिएक्शन टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा। जब रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम, इम्पल्स क्या लगेगी, कम, तो हमें चोट कम लगेगी। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हेन ए प्लेयर कैचिंग ए क्रिकेट बॉल lowering their hand because the reaction time increase and force decrease। ठीक है ना। दूसरा होता है कि अगर कोई पर्सन हाइट से फ्लोर पे गिरता है, अगर कोई पर्सन हाइट से फ्लोर पे गिरता है तो उसको ज़्यादा चोट लगती है एज़ कम्पेयर टू जब कोई पर्सन हाइट से रुई पे गिरता है। तो जब रुई पे गिरेगा या फिर सैंड पे गिरेगा उसको चोट कम लगेगी, और फ्लोर पे गिरेगा तो उसको फोर्स ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि जब वो गिरा तो रिएक्शन टाइम, फ्लोर पे गिरा तो कम था, अब टाइम कम था तो फोर्स ज़्यादा थी, टाइम कम का था, फोर्स ज़्यादा थी तो ज़्यादा चोट लगेगी। अब वो रुई पे या फिर सैंड पे गिरेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, फोर्स कम हो जाएगी तो चोट उसको कम लगेगी। इसी प्रकार जो सोकर आपने देखे होंगे, सोकर होते हैं ना बाइक के अंदर या फिर गाड़ियों के अंदर सोकर का यूज होता है, ऐसे स्प्रिंग के शोकर्स। वो शोकर्स क्या करते हैं, शोक एब्जॉर्बर होते हैं, यानी फोर्स के झटके को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए अगर ये हमारी गाड़ी है, इसमें शोकर नहीं लगा हुआ, ये रोड पे जा रही है, खड्डे आ गए तो हमें क्या होगा, रिएक्शन टाइम कम होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा चोट लगेगी। अगर हम उसके नीचे स्प्रिंग लगा लेंगे तो जब खड्डे आएंगे तो वो स्प्रिंग क्या कर देगा, रिएक्शन टाइम बढ़ा देगा, रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम इम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं, और ये हमारे डेली लाइफ के अंदर जो यूज होने वाले हैं उनसे रिलेटेड ये एक्सप्रेशंस हैं। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। फोर्थ यूनिट का ये जो फर्स्ट चैप्टर था ये यहीं पर फिनिश हो जाता है, और इसके बाद हम आगे वाला जो चैप्टर है इसी से रिलेटेड वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए।